नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। और मैं हूं कविंद्र और आज बात कर्नाटक में आज आए चुनावी नतीजों की। कर्नाटक विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। राज्य की जनता ने बीजेपी पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। हालांकि उसके बावजूद बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े से कुछ सीटें दूर रह गई है। कर्नाटक में बीजेपी 104 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं पर कांग्रेस पर राज्य की जनता ने भरोसा नहीं जताया। कांग्रेस महज 78 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। जेडीएस 37 सीटें लाने में कामयाब रही है। रुझान और नतीजों से स्पष्ट होने के बाद राज्य में सरकार बनाने के लिए तेजी के साथ राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। सबसे पहले कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए आनन फानन में जेडीएस को समर्थन देने का ऐलान किया। जेडीएस ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के समर्थन को स्वीकार किया और इसके बाद कुमारस्वामी और कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल वजुभाई वाला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने का फैसला किया। लेकिन जेडीएस और कांग्रेस के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करते उससे पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की और कर्नाटक में बीजेपी के सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। उन्होंने राज्यपाल से दावा पेश करते वक्त कहा कि नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभरी है और इसीलिए उनका पहला हक बनता है, उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिए। तो हम समझेंगे अपने इस कार्यक्रम के जरिए कि असल में कर्नाटक में जो दल हैं वो फिनिशिंग लाइन, जिसे मैं कहूं कि 112 सीटों के आंकड़े से दूर क्यों खड़े नजर आए। साथ ही साथ जिस तरीके से इस वक्त संख्या बल है, राज्यपाल पर निगाहें हैं, क्या वो तमाम विकल्प हैं या पिछला अब तक परंपराएं रही हैं कि वो किसको बुलाएंगे या बुला सकते हैं। और तीसरा अहम सवाल कि इस पूरे के पूरे चुनावी घटनाक्रम और नतीजों के बाद जनता वहां की क्या संदेश देती हुई नजर आई है। हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं राहुल महाजन, प्रधान संपादक हैं राज्यसभा टीवी। स्वागत है राहुल आपका। स्मिता हमारे साथ हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्टिकल्स वगैरह भी आप लिखती हैं और कड़ी पकड़ आपकी राजनीतिक उठापटक जो है उसके बीच में। बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं इस वक्त प्रणव झा। स्वागत है प्रणव आपका। श्याम जाजू हमारे साथ हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। श्याम जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत में श्याम जी आपसे करना चाहूंगा, जिस तरीके से नंबर्स की उम्मीद दिख रही थी बीजेपी को, फिनिशिंग लाइन से थोड़ी सी दूरी यानी कि सत्ता की कुर्सी मिली, आपने छुआ भी लेकिन फासला थोड़ा सा दिया है। क्यों, कहां पर आपको लगता है कि थोड़ी सी चूक रही या फिर जनता ने क्यों इतना रोक लिया हाथ कि आप कुर्सी तक पहुंचे लेकिन बैठने से पहले थोड़ी मुश्किल? चुनाव के दौरान जब हम कैंपेन कर रहे थे तब जो बातें हम बता रहे थे और जिस प्रकार की उम्मीद हमें रिजल्ट की थी, उसके बाद वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल ने जो आंकड़े बताए और आज काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट आया है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उम्मीद के मुताबिक और भी एक 5-7 सीटें मिल जाती तो हमारी क्लियर कट मेजॉरिटी हो जाती। पर हमने जिस प्रकार से सोचा था, निश्चित उसी दिशा में कर्नाटक की जनता ने वोटिंग किया है। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी, ये तीनों बातों का मिला जुला असर ये दिख रहा है कि कर्नाटक की जनता ने इस प्रकार की अप्रत्याशित जीत हमें हासिल करा दी है। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कांग्रेस के पास जो आखिरी एक स्टेट बचा था, वो भी बड़ा स्टेट, वो खत्म हो गया है और आज पूरा देश कांग्रेस मुक्त भारत की ओर चला गया है। सच में देखें तो जेडीएस के वोट और भारतीय जनता पार्टी के वोटों को देखते हुए कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। कांग्रेस की सीटों में भी इतने बड़े प्रमाण में कमी आई है। इसलिए कर्नाटक की जनता का मैंडेट ही वही है कि जो पूरे देश की जनता चाहती है, उनके साथ कर्नाटक की जनता है और यही रिजल्ट आज के निकाल से दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक की जनता भी स्थिरता का शासन चाहती है। 2-4-5 सीटों का अगर ठीक ठाक हो जाता तो कर्नाटक की जनता के मन का जो मैंडेट है, जो संकेत है, वो निश्चित रूप से पूरा हुआ हमें दिखाई देता। ये आज की स्थिति है। प्रणव, जिस तरीके से संख्या आई है, कांग्रेस के लिहाज से एक बड़ा नुकसान दिख रहा है यहां पर। अगर आप 2013 से तुलना करते हैं, पूरे नतीजे आने से पहले आपकी पार्टी ने जेडीएस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। सरकार बनाने का दावा आपने कहा कि हम नहीं करेंगे। क्यों? और उस जेडीएस के साथ जहां पर मैं कहूं कि करीब 42 सीटें जहां पर आप दोनों ने फाइट की, जहां पर या तो आप जीते हैं या जेडीएस। बड़े सारे प्रश्न पूछ लिए आपने।
दरअसल क्या होता है कि सबसे पहले मैं आखिरी प्रश्न पे आता हूं कि क्षेत्रीय दलों की ये मजबूरी होती है कि वो अपने गृह क्षेत्र में कम से कम मजबूत रहे। चुनाव के पहले जरूर लोगों ने सलाह दी थी कि हमें गठबंधन करना चाहिए, लेकिन जो क्षेत्रीय दल है वो अपना जोर आजमाइश करता है। और ऐसा नहीं था कि हम बिल्कुल विरोधी पार्टियां थीं। आप ये देखें कि पिछले एक साल का घटनाक्रम देखें, जब जब विपक्ष को हाशिए पे करने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से, विपक्ष जब भी एकत्रित हुआ है उन हर एक मुद्दों पर जेडीएस जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। वो चाहे पार्लियामेंट में गतिरोध का मामला हो अलग अलग समय पर, या फिर राष्ट्रपति के चुनाव का मामला हो। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक से सत्ता लोभ में जो है दो पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, दो चरण में कहूँगा। पहला ये कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परिपाटी का जो है प्रक्रिया का जो है निर्वहन होते हुए चुनाव संपन्न हुआ। बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा गया, बहुत जिजीविसा से दोनों पार्टियों ने किया। चुनाव का स्तर और बेहतर हो सकता था, सरकार और प्रधानमंत्री के हाथ में था ये। उसके बावजूद एक सरकार जो 5 साल, बहुमत की सरकार जो 5 साल येदियुरप्पा जी के, सिद्धारमैया जी के नेतृत्व में जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया, और लोकतांत्रिक सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया, उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। वो दूसरे नंबर की पार्टी हुई। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि तीनों पार्टियों में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अच्छा होता कि अगर पूर्ण बहुमत मिलता। और लोकतंत्र में वो जादुई आंकड़ा है कि जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिले, जब वो जो आधा आंकड़ा है उसको पार कर ले, तो ही जो है वो सरकार बनाने के लिए नैतिक रूप से अधिकारी होती है, तो ही उसको जो है वो बुलाया जा सकता है। आज जो हुआ ये कि भाजपा सबसे बड़ी दल के रूप में उभरी है, और उसके बावजूद मैंने देखा मेरे मित्र श्याम जाजू जी के मन में बड़ी कड़वाहट है। मैं मित्र कहूँगा कि सबसे बड़ी दल के रूप में उभरे हैं, कोई बात नहीं, पूर्ण बहुमत नहीं है, फिर भी इसको एंजॉय करिए। अब तक ये होता था कविंद जी कि जैसे कांग्रेस कर रही है पूरे देश में, कि अब तक ये होता था, आप कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पा रहे हैं। आप ये देखें हमारे लोग जो है समर्थक वो बढ़ के आ रहे हैं। वो जो है आपका जो है 2.5% लोगों पर, आबादी पर कांग्रेस का राज बचा है। श्याम जी, और एक टाइम पूरे देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी 2.5% पर सिमट गई है। यही कांग्रेस का एंजॉयमेंट असेल तो कांग्रेस करती रहे। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश ने कांग्रेस को नकारा है। आज भी कांग्रेस अपना इंट्रोस्पेक्शन करने को तैयार नहीं है, और इसमें ही जीत मान रही है कि भाई जेडीएस और हमारे एक साल से मित्रता थी, मैदान में कुश्ती कर रहे हैं और सत्ता के लिए दोस्ती कर रहे हैं। एक एक करके पॉइंट्स पर आ रहा हूं, जिनमें कोई सामने नहीं। बीच में हम लोग एक दूसरे को रोकेंगे या टोकेंगे तो फिर बहस थोड़ा सा डिरेल हो सकती है। प्रणव, बहुत पॉइंट, क्योंकि आपने काफी वक्त दिया, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि जो ये 42 सीटों के आसपास की लड़ाई थी, इसको कैसे आप समझाएंगे उन दर्शकों को, उन वोटर्स को जिनको लेकर आपने लड़ाई लड़ी और फिर अचानक आपने समर्थन का ऐलान भी कर दिया? मैंने कहा अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि जेडीएस जो है क्षेत्रीय पार्टी है, वो चाहती कि जमीन उसका जो है वो काबिज रहे, वो वहाँ मजबूत रहे। उसकी ये कवायद थी कि वो लड़े, और कांग्रेस की भी कवायद थी कि वो लड़े। उस वजह से मैं ये जो तर्क मेरा ये था कि भाजपा जो है वो लोकसभा में 43% मतों के साथ जो है लगभग 132 असेंबली सेगमेंट पर जिसकी बढ़त थी, वो आज घट गई। वो घट के जो है वो 104 सीटों पर आ गई। एक आप ये देखिए कि जो चुनाव था ये पूरा, ये एक लोकसभा का मैंडेट है, ये प्रधानमंत्री का मैंडेट है। कौन चुनाव लड़ रहा था, कौन नेतृत्व कर रहा था भाजपा की तरफ से? प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। मैं इस पर पॉइंट पर भी आऊंगा कि असल में दोनों पार्टियों का राष्ट्रीय स्तर पर क्या दांव पर लगा था और वोट शेयर कैसा रखा रहा। लेकिन उससे पहले राहुल, जिस तरीके की तस्वीर उभरी है, दावे और पूरी मेहनत दोनों दलों से की गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो फिनिशिंग लाइन से दूरी है, ये क्या कुछ कह रही है दोनों दलों के लिहाज से और जनता के नजरिए से? मैं 2-3 बातें कहूँगा। पहले तो कांग्रेस के हमारे मित्र ने कहा कि ये जो है प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, तो उधर राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे थे। तो अगर मैंडेट उनके लिए है तो राहुल गांधी के लिए भी मैंडेट मानना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है उसमें ये भी उभर के आएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये ऑप्चुनिज्म नहीं है। जहाँ तक दूर से बैठे हुए लोगों को दिखता है, वो यही दिखेगा कि कांग्रेस बीजेपी को बाहर रखने के लिए ये अलायंस करने जा रही है जेडीएस का। अगर इसके पीछे हिस्ट्री ना होती तो भी कोई मान जाता कि शायद ऐसा नहीं है। 2004 की हिस्ट्री सबके सामने है, जब जेडीएस ने कांग्रेस को धोखा देकर बीजेपी से हाथ मिलाया था।
तो इस तरह की चीज़ें अगर हम करेंगे तो सही एनालिसिस नहीं होगा। अगर मैं चुनाव से जो टेकअवेज हैं उन्हें ये कहूँगा, तो वो चुनाव से टेकअवेज ये है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई, लेकिन वो एक अपनी मेजॉरिटी जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। पहला टेकअवे ये है। दूसरा ये है कि कांग्रेस ने अनकंडीशनल सपोर्ट जेडीएस को दिया है कि आप सरकार बनाइए, हम आपके मुख्यमंत्री को समर्थन करेंगे। तीसरा ये है कि कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जो हैं वो बादामी की सीट जो है वो जीते हैं, लेकिन दूसरी सीट जो है चामुंडेश्वरी की वो हार गए हैं। जेडीएस के कुमारस्वामी जो हैं दोनों सीटें जीते हैं। साथ ही जो सिद्धरामैया है उनकी कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्री जो हैं अपनी सीटें हार गए अपनी सीटें। अब आगे बात आती है कि ये जो आपने पहले शुरू किया था कि ये आखिर आंकड़ा जो है यहाँ पे आके क्यों रुका है, इसका जवाब अगर हम देना चाहें तो आप देखिए बीजेपी जो है कोस्टल रीजन में उसने स्वीप किया है। वैसे भी माना जाता है कि वहाँ पर उनका काफ़ी जोर है। नॉर्थ सेंट्रल रीजन में उनका स्वीप है। जो बड़ी चीज़ आई है वो ये है कि दलित और ट्राइबल सीट्स में यहाँ पर बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली है। और जो आंकड़ा बढ़ा है, जो अभी तक आप 104 के आसपास का देख रहे हैं, उसका ये कारण है यहाँ ये वाला। और अगर आप SC/ST सीट्स को भी देखेंगे वहाँ पे भी 33 सीटें बीजेपी के पास आपको दिखेंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की जो सीटें हैं वो बहुत पूरे राज्य में फैली हुई हैं। आज खास तौर से नॉर्थ और ईस्ट, जो साउथ ईस्ट पोर्शन है वहाँ पे है। जेडीएस जो है अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है सदर्न स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको बनाने में कायम रहा है। अब बात ये भी आती है कि सिद्धरामैया का जो एक मास्टर कार्ड था लिंगायत का, वो फेल हो गया पूरी तरह से। वो उसको भुनाने में कामयाब नहीं रहे। वो जो डेंट करना चाहते थे बीजेपी के कोर वोट बैंक में, उसको वो सफल नहीं रहे। और उसके कारण भी ये बैकलैश हो सकता है कि उन लोगों को लगा कि इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। ये बैकलैश भी हो सकता है जिसके कारण कांग्रेस को इतनी हानि हुई है, जो सीटें कम हो गई। इसमें था क्या वाकई लिंगायत कार्ड जो कांग्रेस ने खेला और जिसका इम्पैक्ट क्या ऐसे देखा जा सकता है कि लिंगायत कार्ड के चलते जो वोकालिंगा और जो मुस्लिम मैं कहूं कि वोटर था वहां पर, वो कांग्रेस से छिटका, जिसके चलते जेडीएस कहीं ज़्यादा मजबूत स्ट्रांग होल्ड में नजर आई और कांग्रेस को यहां पर सीटों का, नंबर्स का नुकसान। हाँ, एक तो इसको अर्थमेटिक रूप से आप एनालाइज कर सकते हैं गणित में, लेकिन एक इसका एक परसेप्शनल इम्पैक्ट जो है, एक वैचारिक रूप से भी इसका असर वहाँ के कैंपेन पे पड़ा है। दरअसल क्या है कि ये बात वहाँ के चुनाव कैंपेन में बार बार चर्चा में आ रही थी कि अगर सिद्धरामैया जी लिंगायत समाज को वाकई उनके कल्याण के लिए और उस लिंगायत समाज की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते थे तो 5 साल की सफल पूरी बहुमत की सरकार उनके पास थी। और लिंगायत समाज का ये जो डिमांड रहा है ये तो कई दशकों से रहा है। अगर वो सचमुच लिंगायत समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते थे तो उनको इस पर बहुत पहले कदम बढ़ाना चाहिए था। एन चुनाव से पहले इस तरह की ये घोषणा करना, इस तरह का प्रोसीजरल जो इनिशिएटिव है उसको लाना, ये साफ तौर पर यह दिखाता था कि लिंगायत समाज की बेहतरी से ज्यादा उनको चिंता इस बात की थी कि बीजेपी कहीं इस चुनाव को स्वीप ना कर ले। तो बीजेपी के वोट बैंक को डैमेज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो बीजेपी का सबसे मजबूत वोट बैंक वहां माना जाता है लिंगायत, जो कि लगभग 17% वहां के समाज का हिस्सा है, तो उसको इस तरह का एक प्रॉमिस, इस तरह का एक वायदा किया जाए कि जिससे कि वो समाज का कम से कम कुछ हिस्सा छिटक करके हमारी ओर आएगा, तो उससे जो है चुनाव पर सीधा असर पड़ेगा। मैं ये मानती हूं कि इससे 2-3 तरह से प्रभाव पड़ा। इसका पहला प्रभाव ये पड़ा कि कुछ मठों और संस्थाओं को छोड़ करके जो आम लिंगायत निवासी है कर्नाटक का, उसको इस वायदे में कोई बहुत आकर्षित करने वाली बात नजर नहीं आई कि अगर उसको एक माइनॉरिटी टैग उसको मिल जाता है तो उससे उसके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, ये उसको कोई बहुत इसमें आकर्षण नहीं दिखा। दूसरी बात ये हुई जो आपने कहा कि लिंगायत समाज के लिए ये जो सिद्धरामैया जी ने घोषणा की, इसको लेकर के जो अन्य हिंदू समाज के तबके कर्नाटक के निवासी हैं उनमें एक दूसरे तरह का रिवर्स पोलराइजेशन इससे हुआ है। उनको ये लगा कि अगर कांग्रेस पार्टी भी लिंगायत समाज को लेकर के चुनाव मैदान में जा रही है तो फिर हम क्या करें। और ये भारत की राजनीति की एक वास्तविकता है, एक कड़वी सच्चाई है
कि जाति और समुदाय को लेकर के रातों रात फेरबदल चुनाव के समीकरण में होते रहे हैं। और अंतिम बात मुझे लगता है कि बीजेपी ने जिस दिन से सिद्धरामैया जी का लिंगायतों को लेकर ये ऐलान हुआ था, उस दिन से बीजेपी के नेतृत्व ने स्ट्रेटेजिकली इस बात को अपने कैंपेन का सबसे बड़ा फोकस बना दिया कि ये हिंदू समाज को विभाजित करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है, और कहीं ना कहीं ये भी कैंपेन को प्रभावित किया है, वोटरों के फैसले को। ओके, प्रणव, करीब 92 सीटें जहां पर लिंगायत का प्रभुत्व दिखता है, वहां पर स्ट्राइक रेट अगर मैं कहूं 48 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और 33 सीटों पर कांग्रेस रही है, 7 सीटें जेडीएस के पास रही हैं। क्या आपको लगता है कि बदली हुई टैक्टिक्स ने आपके नंबर्स को कम किया है? ऐसी क्या आपको लगता है कि पार्टी की ओर से एक रणनीतिक तौर पर जो आप नहीं कर पाए, जिसके चलते नंबर्स जो आपको शायद 90-100 के आसपास जो एक बड़ी उम्मीद दिख रही थी, उससे कहीं दूर छिटक गए? कविन जी, ईमानदारी से इतने गहन रूप से आंकड़ों को देखने के लिए जो है थोड़ा वक्त तो चाहिए होगा। आज तो हम दौड़ भाग में भी रहे हैं, और जिस बात को लेकर हम संतुष्ट हैं वो ये कि चुनाव जो है बहुत पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से लड़ा गया। आप ये देखें, हमने मुद्दे हमेशा वो उठाए जो सरकार से, जो गवर्नेंस के मुद्दे थे। हमने सवाल वो उठाए जो जिनका जवाब केंद्र सरकार को देना था, जो विपक्ष को देना था। वो चाहे केंद्र का योगदान पूछा जाए कि किसानों की राहत के लिए आपने क्या दिया, या फिर जो प्रॉमिसेस थे सरकार से, वो किसानों की आय को दुगना करने की बात हो, या रोजगार को करने की बात हो, या फिर जो पैसे बैंकों से चले गए, अचानक इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, या फिर सरकार ने जो निवेश किया है रक्षा मसौदों को लेकर के, वो ये सवाल जो है वो सारे जनता से जुड़े हुए आम मुद्दों के सवाल थे। और हमने निरंतर ये हम प्रयासरत रहे, और एक तरह से हमने ये चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की कि विपक्ष लक्ष्य हमें चाहे कि वो हमें डाइवर्ट करे इन मुद्दों से, हम इससे डाइवर्ट नहीं होंगे। इसके बावजूद जो है जो मतों का प्रतिशत है, जो अंतर है, वो प्रश्न जो है हमें भी परेशान करता है कहीं ना कहीं। और इसका उत्तर क्या है, ये जो है हमें बैठकर वो जो है उसको गहनता से देखना पड़ेगा कि आंकड़े क्या, हाँ, कि बूथ पे जो आ रहा है, पहले क्या था, एक खास बूथ पर क्या था, और अब क्या है, क्यों अंतर हुआ वहाँ उस प्रभावित क्षेत्र में, वो देखने के बाद पता लगेगा। राहुल, वाकई कांग्रेस के लिहाज से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने अटैक जो शुरू किया पहले बीजेपी के केंद्र की सरकार की नीतियों को लेकर, उसके बाद वो बदलकर मंदिर, दर्शन और उस लिंगायत यानी कास्ट फैक्टर पर जब केंद्रित किया, तो उसी पिच पर खेलने को मैदान पर आ गई जिस पिच की खिलाड़ी बीजेपी है, और इसीलिए वहां पर नंबर लूज कर गए। देखिए, एक बात तो कांग्रेस की बड़ी को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनके फेवर में है एक तरह से कि उनका वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा हिला नहीं। तो ये बड़ी यूनिक चीज़ है कि वोट परसेंटेज नहीं हिला, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ है सीटों में, सीट में तब्दील नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो बीजेपी की तरफ से है, वो उनका प्रधानमंत्री का अपना जो करिश्मा है वो है। प्रधानमंत्री, ये भी अगर बीजेपी के आप लोगों से बात भी करेंगे तो भी वो ये कहेंगे कि जो प्रधानमंत्री की रैली हुई है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कैंपेन किया है, जिस तरह से उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष का जो इतना लंबा चौड़ा कैंपेन रहा है, उसने बीजेपी को काफ़ी सीटों में, यहाँ तक मान सकते हैं 30 से 40 सीटों में बढ़त दिलाई है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, और शायद वो फैक्टर कहीं, देखिए, कांग्रेस शायद इस बात को नहीं मानेगी, लेकिन ये बात मानी जाती है कि कांग्रेस के पास वो जो एक्स फैक्टर है वो नहीं है। श्याम जी, जिस तरीके से, क्योंकि अब गठन के लेकर दावा आपने ठोका है, लेकिन नंबर के लिहाज से अभी भी कांग्रेस में भी सोशल साइट्स पर देख रहा था, कई सारे आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के पास नंबर नहीं है क्योंकि जेडीएस उन्हें सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। तो ये नंबर को लेकर क्या है, कुछ बताएंगे, इशारा करेंगे कि कैसे होगा नंबर का ये जो आंकड़ा है 200-112 का, वो कैसे आएंगे? डेमोक्रेसी का पैमाना ये कहता है कि राज्यपाल का सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उनको वो इनवाइट करे, और उनके साथ साथ जब उनका इससे ध्यान में आता है कि ये पार्टी अनसक्सेस होती है तो फिर अगले विकल्प पे वो सोचते हैं। तो स्वाभाविक रूप से पहला निमंत्रण हमें मिलेगा, और राजनीति में असंभव कुछ नहीं है।
कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को नकारा है, भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग किया है, वो परिवर्तन चाहती है। सिद्धरामैया जी जैसे मुख्यमंत्री एक जगह से 36,000 वोटों से हारते हैं और दूसरी जगह 1500 वोटों से जीतते हैं, तो ये क्या संकेत है? तो जिस प्रकार से जनता का जो मूड है, जनता का जो संकेत है, उसी आधार पर कर्नाटक में सरकार बनेगी, ऐसा हमें लगता है। लोग वही उस प्रकार से सोचेंगे, राजनीति में असंभव कुछ नहीं है और वो सरकार वहां पर हम बना के दिखाएंगे। इसके पहले भी मणिपुर है, मेघालय है, गोवा है, हमारे पास पूरी मेजॉरिटी नहीं थी, पर लोगों ने हमें स्वीकारा, लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, क्योंकि लोग स्थिरता चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। केंद्र में जिसकी सरकार है उसी की सरकार राज्य में रहे तो विकास ज्यादा गति से हो सकता है, ये लोगों का अनुभव है। तो लोग हमारे पास आए और हमने मेजॉरिटी से वहां पर सरकार बनाई है। या चलिए आप करके। कविंद्र, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, बार बार ये कहा जाता है कि गवर्नर जो है वो लार्जेस्ट पार्टी को बुलाएंगे, पर ऐसा है नहीं। अगर हम दो खास तौर से सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन की बात करेंगे तो ऐसा है नहीं, और ऐसा पास में प्रेसिडेंट भी रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है। ये गवर्नर के विवेक पे है कि वो लार्जेस्ट पार्टी को बुलाते हैं, वो लार्जेस्ट अलायंस को बुलाते हैं, वो ऐसे भी अलायंस को बुला सकते हैं जो कि पोस्ट पोल हुआ हो, बिल्कुल, वो प्री पोल अलायंस को भी बुला सकते हैं, वो ऐसी पार्टी को भी बुला सकते हैं जिसके बाहर से समर्थन है। तो गवर्नर के पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन ये गवर्नर के विवेक पे होगा कि वो किसको कैसे बुलाते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 164 यही कहता है कि राज्यपाल तय करेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि कौन सा दल या बड़ा दल या छोटा दल बहुमत साबित कर सकता है। और 2017, 2013, 2005, 2004 ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर छोटे दलों को एक लंबी फेर, उत्तर प्रदेश से लेके बाकी सब राज्यों के इस तरह के मैं कुछ में बहुत संक्षेप प्रणव, क्योंकि वक्त खत्म है। आखिरी कमेंट चाहूंगा इसमें तक, उसके बाद जी। मैं ये कहना चाहता था कि याददाश्त कमज़ोर है श्याम जाजू जी की। ये अभी 2017 का ये मामला है। हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, इनके गोवा में इन्होंने जो किया था उसके फैसले को लेकर के। आप ये देखिए, ये कह रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी को लेकर के, तो गोवा में जो है कांग्रेस को 18 सीटें थी 40 में, मणिपुर में 28 सीटें थी और मेघालय में 21 सीटें थी, लेकिन बड़ी दल होने के बावजूद जो है नहीं बुलाया गया। मैंने इसीलिए जिक्र किया 2017 से और लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2017 में, मार्च 2014 का, जिसमें उन्होंने कहा कि इन इवेंट की अगर किसी पार्टी को जो बहुमत नहीं है तो जो सबसे बड़ा अलायंस होता है, उस जिसके पास संख्या बल है, उसको पहला निमंत्रण दिया जाए। इस पता, लेकिन वाकई इसमें हर बार एक विवाद खड़ा होता है कि किसको बुलाया गया, और जिस पार्टी को नहीं बुलाया जाता है वो हर बार आरोप लगा देती है कि संविधान की हत्या हो गई। तो दरअसल बात यह है कि हमारे पास प्रेसिडेंट्स तो कई हैं। आज सुबह दोपहर से एसआर बोम्मई जजमेंट का भी बहुत हवाला दिया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बड़ा बेंचमार्क है ऐसी स्थितियों को समझने के लिए। लेकिन पुंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन, ये सारे हमारे पास बैकग्राउंड हमारे पास है। लेकिन वास्तविकता ये है कविंद्र कि इस मामले में जो राजभवन है वो अभी भी काफ़ी ताकतवर है, और गवर्नर जो होते हैं ये माना जाता है कि वो हर हाल में वो कई चीज़ों को एग्जामिन करेंगे। वो सबसे बड़े दल को भी देखेंगे कि भाई जिस पार्टी को जनता ने सबसे ज्यादा सीटें दी हैं उसका पहला हक बनता है। लेकिन वो ये भी देखते हैं कि क्या कोई प्रीपोल अलायंस है जो पहले से बात करके एग्रीमेंट में चुनाव लड़े हैं, यदि लड़े हैं तो फिर उनका क्लेम बनता है। अगर दोनों स्थितियों में नहीं बनता तो अगर बाद में कोई समर्थन देने के लिए आ रहा है तो उसको भी मौका दिया जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि किसको कितनी सीटें आई, उसके साथ साथ गवर्नर के पास ये भी एग्जामिन करने की छूट है कि वो क्या मानते हैं कि कौन एक स्टेबल ऑप्शन, सबसे स्थिरता वाला जो है ऑप्शन दे सकता है, जो उस मैंडेट को रिफ्लेक्ट करने वाला भी हो लेकिन प्रदेश को एक स्थिर सरकार दे सके। लेकिन हर हाल में अच्छी बात यह है कि कुछ भी हो जाए, जो अंतिम फैसला होगा वो सदन के पटल पर होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पर होगा। और वहां यदि किसी को गवर्नर ने अपने विवेक से इनवाइट किया और वो नहीं अपने आप को साबित कर पाए तो इस्तीफा होगा। बहुत बार इस्तीफे हुए हैं। कई लोग जिनको आज हम देश के बहुत बड़े नेता मानते हैं वो अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए थे, इस्तीफे देकर वो वापस हुए। एक चीज में यहाँ नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना पड़ा। गोवा का जिक्र आया था, गोवा से एक बात कांग्रेस ने जरूर सीखी है और उसको इम्प्लीमेंट किया यहाँ पर कि गोवा में सरकार जल्द, मतलब क्योंकि उन्होंने पहल नहीं की इसलिए नहीं बना पाए, यहाँ पर उन्होंने पहल कर दी है और जेडीएस के साथ चले गए। क्योंकि गोवा में शिकायत होती रही कि भाई अगर आपको वाकई बड़े दल होने का वो था, हक था, तो फिर आपने समय पर क्लेम क्यों नहीं किया? और इसीलिए शायद कांग्रेस ने यहाँ पर मौका नहीं दिया, गवर्नर ने क्लेम तो किया था। वक्त रहते पहले ही उन्होंने अपने दांव चल दिए। और देखना है कि अब राजभवन किसको बुलाता है और इसके बाद क्या तस्वीर सामने उभरती है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।